प्रणाम। द्वादशांत में आपका स्वागत है। भारतीय परंपरा हमेशा से एक परंपरा रही जहाँ भेदभाव होता रहा, जहाँ विभाजन होता रहा, बढ़ते रहे लोग, ऊपर नीचे होते रहे। इनमें विभाग किया गया ताकि कुछ लोगों को नीचे रखा जा सके और कुछ को ऊपर। लोग कहते हैं कि यह जातीय व्यवस्था है, समाज में कोई निम्न वर्ण होता है, कोई छोटी जाति होती है, कोई बड़ी जाति होती है, कोई ब्राह्मण है, कोई एसटी है, कोई ओबीसी है, कोई जनरल में आता है। ये सब अंग्रेज़ों ने किया है। या फिर कुछ लोग कहते हैं जाति व्यवस्था बाद में आई है, और लोग कहते हैं कि जो वर्ण व्यवस्था थी इससे पहले वो बहुत अच्छी थी, क्योंकि उसमें कर्म के आधार पर निर्णय किया गया था। कर्म के आधार पर जो अच्छा होता उसे अच्छा माना गया था, वो योग्य था, वो उच्च था। और जो कर्म के आधार पर नीच था, इसमें बुद्धि नहीं थी, काम करने की क्षमता नहीं थी, वो निम्न वर्ण में आया। हालांकि अगर आप ध्यान से देखें, जो प्राचीन शास्त्रों को पढ़ें, चाहे पतंजलि का महाभाष्य हो, चाहे गौतम का न्याय और वात्स्यायन का उसमें भाष्य हो, चाहे जितने भी ग्रंथ मिलेंगे प्राचीन स्मृतियाँ हो, सबके भीतर ये बात स्पष्ट है कि वर्ण व्यवस्था कभी भी कर्म के आधार पर नहीं थी। वर्ण व्यवस्था में जन्म का बहुत महत्वपूर्ण अंग था। वर्ण जन्म के आधार पर ही तय होते थे। इतिहास में कुछ उदाहरण मिलते अवश्य हैं कि जिनका वर्ण कुछ और था, उन्होंने कुछ और काम कर लिया, लेकिन उन्होंने कुछ और कर्म ही किया है, उनका वर्ण बदला नहीं है। विदुर बहुत बड़े विद्वान हुए, लेकिन विदुर का वर्ण हमेशा से शूद्र ही रहा। विदुर शूद्र ही रहे अंतकाल तक, और राज्य से निकाल दिया गया ये कहकर कि तुम शूद्र हो। तो जितने भी लोग आए शूद्र थे, ब्राह्मण बनने का प्रयास किया, पर ब्राह्मण वो बने नहीं कभी। तो जो लोग ये कहते हैं कि वर्ण व्यवस्था कर्मणा और जन्मना दोनों मिलाकर थी, तो ये बात भी ठीक नहीं है। वर्ण व्यवस्था का आधार भी जन्म था। लेकिन एक बार के लिए मान लेते हैं जिनका कहना है कि वर्ण व्यवस्था जन्म के आधार पर नहीं है, कर्म के आधार पर थी, कर्म के आधार पर है, तो क्या इससे भेदभाव मिट जाएगा? जो बातें जाति व्यवस्था में आती हैं, ज्यों की त्यों वहीं सब बातें वर्ण व्यवस्था में भी आएंगी और आ चुकी हैं। एक व्यक्ति जो अपनी बुद्धि से निम्न स्तर का है, उसे आपने शूद्र कहा है या जो भी नाम दिया है, और उसे निम्न कहा है, नीच कहा है, यानी कि उसके अधिकार को छीन लिए गए हैं। यानी कि मैं कहता हूँ जो व्यक्ति आज इस समय ऑटो चलाने वाला है, जो ऑटो ड्राइव करता है, कोई रिक्शे वाला है या कोई छोटा मोटा खेती करने वाला व्यक्ति है, लेबर के रूप में काम करता है, वो शूद्र है कि उसकी बुद्धि ने काम नहीं किया। अब वहाँ पर उसे पढ़ने का अधिकार ही नहीं मिलेगा, क्योंकि वो शूद्र हो गया। अब तो फिक्स हो गया, उसकी उम्र 20-25 जो भी हो गई तो शूद्र हो गया। अब वो निम्न है, उसके बहुत से अधिकार नहीं है। यज्ञोपवीत नहीं कर सकते उसका आप, यज्ञोपवीत का अधिकार शूद्र को नहीं है, वर्ण व्यवस्था में भी नहीं है। उसे यज्ञ याग का अधिकार भी नहीं है, और बहुत से अधिकारों से वंचित है। वो निम्न नीच माना जाता रहा है हमेशा से। और एक व्यक्ति जो पढ़ा रहा है, ब्राह्मण है, एक अध्यापक या प्रोफेसर मान लूँ आज के समय पर, वो वर्ण व्यवस्था के अनुसार उच्च है और ऊंचा व्यक्ति है। तो यहाँ पर भी मूल प्रकृति तो भेदभाव की रही है। करना मनुष्य को भेदभाव ही है, नीचा ही दिखाना है, व्यक्ति के अवसर ही छीनने हैं। 20 वर्ष के बाद भी बुद्धिमान व्यक्ति पढ़ करके आईएएस तक बन जाता है। जो 12वीं फेल था वो आईएएस बन जाता है। जो बचपन से गधी चराता रहा, बकरी चराता रहा, वो पढ़ लिख कर बड़ा सन्यासी विद्वान बन जाता है। तो अगर आप पहले ही 25 वर्ष या 20 वर्ष में वर्ण व्यवस्था बना करके निर्णय कर देंगे, शूद्र हो गया, ये तो ब्राह्मण हो गया, वैश्य हो गया, तो पहले तो अवसर छीन ले जाते हैं उनके वहीं की वहीं। और नीच जो भाव है वो हमेशा मन में रहता है। इससे होता क्या है कि हर व्यक्ति बचपन से ही इस संघर्ष में रहता है कि मैं पढ़ूं लिखूं, किस लिए पढ़ूं? क्योंकि मुझे उच्च बनना है, श्रेष्ठ बनना है। और जो नहीं पढ़ेंगे वो नीच रहेंगे, वो निम्न रहेंगे, उनके अधिकार कम रहेंगे। कुछ लोग यहाँ तक बात करते हैं कि अभी भी वर्ण व्यवस्था लागू की जाए, तो मैं मानता हूँ जो शूद्र लोग कैटेगरी में आएंगे, रिक्शे वाले, ऑटो चालक, लेबर, मजदूर वर्ग आएगा, उन्हें वोट का अधिकार नहीं मिलने वाला है। जब वर्ण व्यवस्था की जो बात करते हैं, हिंदू राष्ट्र की बात में जहाँ वर्ण व्यवस्था की बात करेंगे, तो उन्हें अधिकार नहीं मिलने वाला वोट डालने का या निर्णय करने का, राजा मेरा कौन बनेगा। तो इसीलिए जो वर्ण व्यवस्था है वो जाति व्यवस्था से बहुत अच्छी व्यवस्था नहीं है। और साथ ही साथ एक बुरा बात वर्ण व्यवस्था के अंदर ये भी है कि वर्ण व्यवस्था आज की समाज से तो और बहुत ही निम्न स्तर पर चल जाती है। जातिवाद से वर्ण व्यवस्था कुछ अच्छी हो सकती है, किंतु जो आज का समाज है, जहाँ पर अधिकार हैं, बोलने का राइट है, आपको आप कह सकते हैं, कोई व्यक्ति अपनी बात रख सकता है, इस बात से हट करके कि आप कितने नीच हैं, आप कितने पढ़े लिखे हैं, आपकी बुद्धि क्या है। आज एक ऑटो चालक है, उसे अधिकार है बात करने का, वर्ण व्यवस्था में उसे वो अधिकार नहीं मिलने वाला। वर्ण व्यवस्था वैसी ही है जैसी कि जाति व्यवस्था। बस ये कह देना कि कर्म के आधार पर हो जाने से वो अच्छी है, तो ये नहीं होगा। जगरात्रि में जो लोग रात भर नाचते गाते कीर्तन करते रहते हैं, और वो फिर वहाँ पर सब अनैतिक कर्म भी होते ही हैं, सब जानते ही हैं। या कोई डिस्को में जाके वही अनैतिक कर्म करता है, जांचते गाजते रहता है। अंतर प्रकृति में कोई नहीं है। कोई यज्ञ याग के अंदर पशु को काट रहा है, बलि दे रहा है और फिर मांस खा रहा है, और कोई ऐसे खा रहा है, अंतर कोई नहीं है। कोई भगवान के नाम पर, धर्म के नाम पर हिंसा कर रहा है, गले काट रहा है, गले रेत रहा है, बलात्कार कर रहा है, रेप कर रहा है, मंदिर तोड़ रहा है, और कोई वहीं पर
दूसरे धर्म के नाम पे कर रहा है, अंतर कोई नहीं है। मूल प्रकृति वहीं की वहीं छिपी हुई है। तो वर्ण व्यवस्था हो या जाति व्यवस्था हो, इन दोनों से हटकर ही एक समाज बन सकता है जहाँ पर हार्मोनी होगी, सौहार्द होगा। जब किसी व्यक्ति को उसके कर्म के आधार पर नीच कह दिया जाएगा, अधिकार छीन लिए जाएंगे, निम्न मान लिया जाएगा, तो वहीं पर समाज के अंदर वो हार्मोनी, वो सौहार्द, वो सब कुछ मिट जाता है। और जो महान बात जानने की ये है कि जितने भी लोग आजकल ये कह रहे हैं कि वर्ण व्यवस्था आनी चाहिए, आजकल प्रायशः वो सब के सब शूद्र कैटेगरी में ही आते हैं। आज अधिकांश वर्ग मजदूर वर्ग नहीं है, लेकिन आप नौकर वर्ग है। आप जॉब करते हैं, किसी के लिए काम करते हैं, और जॉब करना, नौकरी करना शूद्र का काम है। पढ़ाना ब्राह्मण का काम हो सकता है। कितने अध्यापक हैं आज के पढ़ाने वाले? बस वही काम ब्राह्मण का है। आप अगर वक्ता भी हैं, प्रवक्ता भी हैं, तो ब्राह्मण नहीं हैं। अध्यापन कार्य नहीं करने से ब्राह्मण नहीं होंगे आप, चाहे कितने अच्छे जानिए। आप साइंटिस्ट भी हो जाएंगे तब भी आप ब्राह्मण नहीं कहलाएंगे, क्योंकि आप पढ़ा नहीं रहे हैं वर्ण व्यवस्था के अनुसार। तो इस प्रकार से जितने भी लोग आज बहुत से समाजी हैं जो अपनी अपनी बातें कहते रहते हैं कि वर्ण व्यवस्था अच्छी है, वो सभी समाजी लोग शूद्र हैं। चाहे वो गुरुकुलों में पढ़ के निकले हों, वो शूद्र इसलिए हैं क्योंकि उनका काम नौकरी पेशा है, और नौकरी पेशा शूद्र का काम होता है। तो वो खुद भी शूद्र कैटेगरी में ही आएंगे। ब्राह्मण बनने वाले लोग बहुत कम बच जाएंगे, क्योंकि आज की व्यवस्था ऐसी हो चुकी है, और जो उनकी बुद्धि का स्तर भी इतना ही है। तो ये कहकर वर्ण व्यवस्था आए, सबसे पहले जो नीचे जाएगा वही जाएंगे जो वर्ण व्यवस्था को लाना चाह रहे हैं। पहले शूद्र वही बनने वाले हैं। इसलिए वर्ण व्यवस्था कोई बहुत अच्छी व्यवस्था नहीं है, जातिवाद से बहुत सुंदर व्यवस्था नहीं है। व्यवस्था अगर लानी है तो ऐसी आनी चाहिए जिसके अंदर हार्मोनी हो, सौहार्द हो, ऊंच नीच ना किया जाए किसी भी कर्म उसके आधार पर। व्यक्ति के चरित्र के आधार पर भी ऊंच नीच नहीं करके निर्णय करना चाहिए, अवश्य न्याय करना चाहिए, किंतु किसी एक कर्म से, किसी की बुद्धि की क्षमता से, किसी की गरीबी से, धन से, किसी प्रकार से भी वहाँ पर आप उसको निम्न बिठा करके उसके जीवन का सत्यानाश नहीं कर सकते। इसलिए वर्ण व्यवस्था भी उतनी ही जिम्मेदार है समाज को नीचे ले जाने की जितनी की जाति व्यवस्था। दोनों में कोई अंतर नहीं है। धन्यवाद।